एंड DCEDU के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रश्नावली जो 6.1 थी उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था कि 6.1 में जो भी मेथड थे कि जो भी दिया गया था त्रिभुज की समरूपता के बारे में वो हमने थोड़ा अध्ययन किया था, जो भी बेसिक था उसके बारे में, और आपने वहाँ तक रिवाइज किया होगा। आज हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। तो 6.1 में मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा कि ये सभी वर्ग समरूप कैसे होते हैं, सभी वृत्त कैसे समरूप होते हैं, हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो देखना, हमारा प्रश्नावली 6.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिर हमें जो भी रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी हमें आपूर्ति करनी है। हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी हमें आपूर्ति हमें उनके अंदर करनी है। तो देखना, प्रश्नावली 6.1 का पहले वाला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सभी वृत्त, बाद में यहाँ पे कोष्टक में लिखा गया है कि सभी वृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सभी वृत्त होते हैं। बाद में यहाँ पे लिखा गया है आगे कोष्टक में कि सर्वांग सम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। ये हमें बताना है कि सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखना, सभी वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, उसकी बात करते हैं हमें। जैसे दो वृत्त है, मैं एग्जांपल दूंगा सभी वृत्त के बारे में। अब वृत्त तो क्या होता है, ऐसे थोड़ी है कि सभी वृत्त होते हैं वो समान त्रिज्या वाले ही हो। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि वृत्त की त्रिज्या तो अलग अलग हो सकती है ना। जैसे इसकी त्रिज्या है, मैं हर एक वर्ड आपको समझा रहा हूं कि इसकी त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त भी अगर हमारे पास अगर 4 सेंटीमीटर वाला ही हो ना, तब तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो ये दोनों जो वृत्त हैं, दोनों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त हैं वो सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर्वांग सम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि दो ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक ले, सर्वम उसका सम्मान हो, तो वह सर्वांग सम आकृतियां कहलाते हैं। लेकिन सभी वृत्त आ रहा है, देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी वृत्त आ रहा है। तो सभी वृत्त आ रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि सभी 4-4 सेंटीमीटर के वृत्त होंगे। वृत्त तो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। देखना, क्या कोई ऐसा वृत्त नहीं हो सकता क्या जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो? अब क्या हम जब इस वृत्त को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये पूर्ण रूप से ढकेंगे क्या एक दूसरे को? नहीं ढकेंगे ना। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सभी वृत्त सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, क्योंकि सभी वृत्तों में तो सभी त्रिज्याओं वाले वृत्त आ जाते हैं। 2 सेंटीमीटर वाले भी वृत्त आ जाएंगे, 4 सेंटीमीटर वाला भी आ जाएंगे, 7 सेंटीमीटर वाले भी वृत्त आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता, हमें त्रिज्या डेफिनेशन में त्रिज्या डिफाइन करके होती कि 2-4 सेंटीमीटर वाले वृत्त आपस में क्या होते हैं, दोनों 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त, तो हम बोल सकते थे कि दोनों 4 सेंटीमीटर वाले जो वृत्त हैं वो आपस में सर्वांग सम होते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि दोनों जो वृत्त है उनकी त्रिज्या डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये समान रूप जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, इन दोनों का रूप समान है, तो हम क्या बोलेंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखना, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास कि सभी वर्ग होते हैं। अब देखना, वर्ग की भी बात करेंगे, सेम देखना, सभी वर्ग होते हैं। पहले इनको मैं रफ कर रहा हूं, ये पहले वाला रिक्त स्थान की हमने पूर्ति की। हर एक वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बस मेरे साथ बने रहिए। हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा और कोई भी डाउट आपका नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम डाउट सेशन भी रखेंगे, आपके जो डाउट है उनकी क्लासें भी हम रखेंगे। तो देखना, दूसरे वाला जो है वो क्या है कि सभी वर्ग, बाद में कोष्टक दिया गया है, बाद में लिखा गया है कि होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। देखना, सभी वर्ग होते हैं। तो देखना कैसे देखेंगे इनको, यहाँ पे कोष्टक में लिखा गया है समरूप और यहाँ लिखा गया है
सर्वांग सम। तो समरूप और सर्वांग सम। अब सभी वर्ग की बात करें तो वर्ग में तो सभी ऑल कैटेगरी के वर्ग आ जाते हैं जिनकी भुजाएं क्या होती है। देखना वही बात है, अगर समान भुजाएं वाले दो वर्ग दिए गए हैं ना, जिनकी दोनों की आपस में समान भुजाएं हैं, तो वो तो सर्वांग सम होंगे। लेकिन सभी वर्ग में वही सभी कैटेगरी वाले वर्ग आ जाएंगे। आर टोटल जिसकी भुजा अलग भी होगी बराबर भी होगी, ये थोड़ी ना है। जैसे एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, इसकी भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपको पता है क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसकी भी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बोलूं कि अब एक वर्ग ये है, ठीक है, अब इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर और इसकी भी भुजा 4, चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है। तो इनके चारों भुजाएं समान होती है तो 4-4 सेंटीमीटर। और वर्ग में जो एंगल होता है यहाँ पे वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। इसमें भी एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। वर्ग में 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों। इसमें भी कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। ये भी 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें वर्ग है ना, तो वर्ग में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के कोण होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है। अब अगर हम इसको सर्वांग सम तो कब बोलते हैं, जब हमें ऐसे बोला हुआ होता कि दो वर्ग दिए गए हैं जो दोनों ही 4 सेंटीमीटर के वर्ग हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई 4-4 सेंटीमीटर के वर्ग है, तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तब तो हम बोलते हैं भाई ये दोनों क्या है सर्वांग सम है। क्योंकि सर्वांग सम की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। सर्वांग सम क्या होते हैं, जिसकी आपस में दोनों भुजाएं बराबर, जिनकी आपस में भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो और जो कोण दिए गए हैं, जो एंगल दिए गए हैं, वो एंगल भी आपस में क्या हो बराबर हो, तो वह सर्वांग समाकृतियां कहलाती है। लेकिन बात यह है कि यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे देखना, अब इसमें एंगल तो बराबर है। समरूपता के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, समरूपता के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि कोई भी आकृति हमें देखनी है कि वो समरूप है या फिर नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि उसके जो एंगल हैं, जो कोण हैं, वो सभी कोण बराबर होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हमने पढ़ी थी कि सभी कोण बराबर होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि सभी कोण बराबर होने चाहिए, सभी कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये पढ़ी थी कौन सी, कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यही पढ़ी थी ना कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी। तो देखना फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है कि इसमें चारों एंगल आपस में दोनों के बराबर है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको पता चले। अब संगत भुजाओं का अनुपात, अब भुजाओं का अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो अनुपात को मैंने आपको बताया था कि जो भुजाएं हैं उनमें एक दूसरे में हम क्या देकर देखेंगे, भाग देकर देखेंगे। जैसे देखना, अब ये भुजा है, अब ये कोई भी वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग है ए बी सी डी, ये वर्ग है पी क्यू आर और एस। अब देखना इसके संगत भुजा ये वाली भुजा है, या फिर कोई भी देख लो, इसमें तो चारों ही 4-4 सेंटीमीटर की भुजा है। तो देखना इसमें अगर 4/2 करेंगे तो भी 2 आएगा, इसमें भी 4/2 करेंगे तो भी 2 आएगा, ये भी 4/4 में 2 का भाग देंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, चारों जो संगत भुजाएं दी गई है इनका अनुपात भी आपस में क्या आएगा, समान आएगा। इस 4 में 2 का भाग देंगे तो भी 2, ये 4 है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये भी 2। इसका मतलब जो दोनों जो कंडीशन है हमारे पास, दोनों कंडीशन हमारे पास फॉलो हो रही है। कोण भी बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात भी समान आ रहा है। इसका मतलब क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखना तीसरा जो क्वेश्चन है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से देखना सभी, ये मैं नहीं बोल रहा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, आगे हमें बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति
करनी है। देखना कि उस तीसरा जो है वो दिया गया है कि सभी त्रिभुज, आगे लिखा हुआ है समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं? अब आगे लिखा गया है यहाँ पे कि समद्विबाहु, या फिर आपको बताना है या समबाहु, या तो समद्विबाहु होते हैं या फिर समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वो देखना आप कैसे बताओगे। एक तो देखना मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज तो आप नहीं बना सकते, पहले मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में लेके चलता हूं। देखना समबाहु त्रिभुज है कोई, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? अरे समबाहु त्रिभुज देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज में तीनों तो भुजाएं, समबाहु मतलब समान भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब अगर एक भुजा उसकी 2 सेंटीमीटर है तो बाकी बची हुई दोनों भुजाएं भी उसकी 2 सेंटीमीटर होगी। अब उसके तीनों कोण भी समान होंगे, मतलब तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? उसमें तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, अब सभी त्रिभुज जो सभी समबाहु, कोई भी समबाहु त्रिभुज, अब देखना एक त्रिभुज ये है, ये भी माना कि ये भी समबाहु त्रिभुज है, मान लिया डी ए एफ, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखना समबाहु त्रिभुज है तो माना कि इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। और समबाहु जो त्रिभुज होते हैं इसके तीनों जो कोण होते हैं वो तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो देखना आपने पढ़ा है, छोटी क्लासों में ही आ गया था ये, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 डिग्री का एंगल। अब देखना अगर ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, एग्जाम्पल लेके आपको हर एक चीज समझा रहा हूं, वरना डायरेक्ट में आपको रिक्त स्थान में ऐसे भी बोलकर बता सकता था कि आप लिखिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं कि आप उन चीजों को समझ सको और आप उनको अप्लाई कर सको एग्जाम में, बाद में आपको आगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, आप उन चीजों को भूले नहीं आगे जाकर, ठीक है। अब अगर ये भी समबाहु त्रिभुज है तो मान लिया इनकी कोई भी भुजा है, माना इसकी भुजा है ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसके भी ये कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। अब मैंने आपको बताया था दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज है दोनों, अब त्रिभुज समरूप कब होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। समरूपता की कसौटी क्या थी? कसौटी का मतलब समरूपता के नियम क्या थे, समरूपता की कसौटी क्या थी? एक तो क्या थी, उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखना संगत कोण बराबर हैं, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60, यहां पर भी 60, यहां पर भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो संगत कोण का तो कोई सिस्टम नहीं है, संगत कोण दोनों बराबर है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो है। अब देखना दूसरी कंडीशन क्या थी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं देखना इस भुजा के संगत, अब अनुपात मैंने क्या बताया था कि संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब उन भुजाओं का आपस में डिवाइड या भाग करके देखना है। ये ए बी भुजा है तो ए बी भुजा, इसके संगत भुजा ये डी ई भुजा तो बट्टे डी ई, ये संगत भुजा दोनों। अब इनका अनुपात का मतलब इन दोनों को डिवाइड एक तरीके से भाग में लेकर देखना है। अब देखना ये 6, ये बट्टे ये 2, तो कितना 3। अब देखना इनका भी करेंगे, एस बट्टे डी एफ करेंगे तो ये भी 6, ये 2, तो 6 बट्टे 2 3 ही आएगा। यहां पर भी 6 बट्टे 2 करेंगे तो 3 ही आएगा। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी हमारे पास समान आएगा।
तो त्रिभुज की समरूपता की जो कसौटी है, वो नियम है, वो यहाँ पर दोनों ही लागू हो रहे हैं कि संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है। इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखना, अब समरूपता भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले, तो अब उसके लिए नियम है कि उनके संगत कोण, अब अगले वाले की हमें क्या करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दो समान संख्या वाले बहुभुज देखना, अगले वाला रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि अगले वाला क्या दिया गया है कि दो समान संख्या वाले बहुभुज। बहुभुज का मतलब, बहुभुज का मतलब जिसमें 3 से अधिक भुजाएं हो। बहुभुज का मतलब जिसमें 3 से अधिक भुजाएं हो वह क्या कहलाता है, मतलब चतुर्भुज 4 भुजाएं होती है वो पंचभुज, उसके बाद में 5 भुजाएं होती है वो पंचभुज, षटभुज जिसमें 6 भुजाएं होती है। इस प्रकार इसमें जो आती है वो, इसमें जो भुजाएं आगे बढ़ती जाएगी उनको क्या बोलते हैं, आगे वाले को बहुभुज ही बोलते हैं। अब देखना कि दो समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। अब कब होते हैं समरूप, अब उनके दो नियम यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट वाला क्या है कि उनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, संगत कोण आपस में, यहाँ रिक्त स्थान संगत कोण आपस में क्या होनी चाहिए हमें बताना है। मैंने आपको पहले अभी इसको बताया, अभी रिपीट किया है मैंने आपको। और संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए वो, या फिर संगत भुजाएं, देखना या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं, बाद में आगे कोष्टक में लिखा गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि उनकी संगत भुजाएं कोष्टक में बाद में यहां होने चाहिए। कोष्टक में क्या लिखा गया है, बराबर या समानुपाती, बराबर होनी चाहिए या समानुपाती। अब यहां पे देखना, यहां पे संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, उनके संगत कोण। अब इनमें से हमें बताना है यहां इन दोनों के लिए कि दो समान संख्या वाले बहुभुज होते हैं, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, दो समान संख्या वाले बहुभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाएंगे अगर उनके जो संगत कोण है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां पर तो क्या लिखेंगे, उनके संगत कोण आपस में बराबर और उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अब इसको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। अब देखना दूसरे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है कि इनके उदाहरण देने हैं। जो एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि दो समरूप आकृतियां, कि ऐसी आकृतियां दोनों आकृतियां, दो एग्जाम्पल देने हैं कि दो आकृतियां हैं जो आपस में क्या हो, समरूप हो, और ऐसी आकृतियां जो आपस में समरूप नहीं हो। तो ये आपको खुद को करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखना 3 हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन 3 है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं।
ये हमें बताना है कि बताइए कौन से देखना ये दिया गया है। ऐसे करके पे क्यों आर एस, इनकी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये बड़ी आकृति, ये ए बी सी और डी, इनकी भुजाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। इनकी भुजाई कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर इनकी भुजाई दी गई है। कितनी? ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर इनकी भुजाएं दी गई है। और ये जो यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? ये एंगल है वो 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बनाया गया। इसका मतलब यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है, और ना हमें यहाँ पे पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है या फिर नहीं है। तो देखना, अब हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो हमें दोनों जो नियम हैं समरूपता के वो यहाँ पे देखने होंगे कि इनके संगत कोण आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो देखना, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल का पता ही नहीं है कि भाई ये एंगल 90 डिग्री का है या फिर नहीं है। तो ये तो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ये क्या है? समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन जो एंगल होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं होता। इसका मतलब रूल फॉलो नहीं हो रहा कि यहाँ पर संगत कोण है वो बराबर नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर तो 90 डिग्री के एंगल है। ये तो बात स्पष्ट है कि यहाँ पर तो 90 डिग्री के एंगल हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल नहीं है। इसका मतलब संगत कोण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये ऐसे लिखना है कि इन दोनों आकृतियों में, एक तो हमारे पास ये तो क्या है? समचतुर्भुज है। ये तो क्या है? समचतुर्भुज है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वर्ग। वर्ग में तो 90 डिग्री के एंगल है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो यहां पे लिखना है कि दोनों आकृतियों में संगत कोण हमारे पास बराबर नहीं है, इसलिए दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं है। ये हमारी प्रश्नावली 6.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। 6.1 हमने यहाँ पे प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। अब देखना, हम 6.2 प्रश्नावली करने से पहले कुछ हमारे पास प्रमेय है। क्या प्रमेय है? कि थेल्स प्रमेय, आधार आनुपातिकता, आधार समानुपातिकता प्रमेय, आधार अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं उसको, या फिर उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। वो हमारे पास थेल्स प्रमेय क्या है वो उसको सिद्ध करना भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो अगले वाली 6.2 जो प्रश्नावली है उसमें हमारे पास ये पूरी की पूरी जो थेल्स प्रमेय है बड़ी कारगर साबित होने वाली है। हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी से सोल्व होंगे। इसलिए अगर आपको थेल्स प्रमेय आती है तो थेल्स प्रमेय के आधार पर ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। थेल्स प्रमेय आपको आनी जरूरी है। तो देखना, थेल्स प्रमेय क्या है? प्रमेय 6.1 भी बोलेंगे इसको। थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं। आधार आनुपातिकता प्रमेय, या उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अब हम क्या पढ़ेंगे? या तो इसको क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय, या इसको बोलते हैं आधार आनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। थेल्स प्रमेय और आधार आनुपातिकता प्रमेय भी इसे हम बोलते हैं। तो देखना, थेल्स प्रमेय और आधार आनुपातिकता प्रमेय भी इसे बोलते हैं। क्या होती है थेल्स प्रमेय, आधार आनुपातिकता प्रमेय? देखना, पहले जो मैं कथन बोल रहा हूं
उससे सुनना है, उससे सही ढंग से सुनना है कि एक बार सुनना, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। वो प्रमेय आपको याद होनी जरूरी है। प्रमेय 6.1 के नाम से जानेंगे हम इसे प्रमेय 6.1 भी बोल देंगे कि प्रमेय 6.1 से जब क्वेश्चन करेंगे तब क्या है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। देखना कैसे, मैं पहले लिख रहा हूं, देखना इधर दोनों बातें लिख रहा हूं कि प्रमेय 6.1 लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। या एक और लिख रहा हूं कि त्रिभुज की, ये देखना बात एक ही होगी, दोनों की बात एक ही होगी, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, देखना दोनों एक ही बात होगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को, एक भुजा के समांतर खींच दिया तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं तो शेष रही, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब देखना इस चीज को मैं समझाता हूं, उसके बाद में मैं वापस इसको रफ करूंगा क्योंकि हमें यह प्रमेय सिद्ध भी करनी है। अब मैं इस चीज को समझा रहा हूं, पहले देखना क्या मैंने ये क्या लिख दिया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आपने क्या लिख दिया है, हमें तो इनमें कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी भुजा के समांतर और कौन सी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ये क्या खेला है, आप बताओ तो सही। हाँ देखना मैं आपको बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी इन चीजों के बारे में समझा रहा हूं कि ये कोई त्रिभुज है। देखना इधर, देखना ये कोई भी त्रिभुज है, देखना इधर, देखना ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हमारे पास है ABC। अब मैंने यहां पर बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। देखना त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड। अब देखना मैंने मान लिया ये भुजा है, इस भुजा के समांतर हमने क्या खींच दिया, ये कोई रेखाखंड खींच दिया। इसका रेखाखंड का नाम क्या ले लिया हमने, इसका नाम ले लिया D और E, D और E कि त्रिभुज की ये कोई भुजा है, इस भुजा के समांतर। अब देखना इस बातों पर गौर करना, इन बातों पर गौर करना कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड, यहां तक का तो काम हो गया ना हमारे पास। ये भुजा है, ये कोई भुजा है, इस भुजा के ये समांतर खींचा गया रेखाखंड, तो समांतर का चिन्ह हम कैसे लगाते थे, इसको ऐसे लिखेंगे ना DE समांतर BC। अरे ये समांतर का चिन्ह ऐसे लगाते थे ना, 9th क्लास में लगाया है। तो देखना DE समांतर BC, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाएं,
अब इसके तो समांतर खींच दिया हमने ये रेखाखंड, अन्य भुजाएं कौन सी बच गई, इस भुजा को छोड़कर ये जो दो भुजाएं हैं वो शेष रह गई। अरे दो भुजाएं ये शेष रह गई, अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कौन करता है, ये समांतर खींचा गया रेखाखंड। देखना यहां से पढ़ना, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड, ये समांतर जो खींचा गया जो रेखाखंड है वो त्रिभुज की अन्य भुजाओं को, अन्य भुजाएं यही तो शेष रही, इनको समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AD बट्टे DB बराबर, समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हो गया कि देखना यहां पे लिख रहा हूं, समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, ये AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे, ये इसका मतलब हो गया कि ये त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर जो खींचा गया जो रेखाखंड है वो त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखना ये लाइन पढ़ना कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, अब ये कोई एक भुजा हमने ले ली, इस एक भुजा के ये समांतर खींचा गया रेखाखंड, अन्य दोनों भुजाएं ये रही, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो देखना ये प्रमेय मैं कल वापस से नहीं लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्ट यहां से सिद्ध करूंगा कि हमें सिद्ध करना क्या है, ये सिद्ध करना है। मैं यहां से ये प्रमेय वापस नहीं लिखूंगा, इसलिए आपको इस प्रमेय को वापस पढ़ना है एक बार आपको कल वाली जो क्लास है इसमें पहले आपको देख के आना है कि कैसे सिद्ध किया हुआ है, उसके बाद मैं आपको बड़े क्लियर तरीके से इसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आगे आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।